इसके नोट्स मैं आपके लेक्चर में डाल दूंगा। ठीक है क्लास, थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर शुरू करेंगे फोर्स एंड मोशन। अब ये चैप्टर में जो सिलेबस आपका जो डिमांड करता है, कुछ टर्म्स आपको पता होने चाहिए। बोर्ड वाले ये मानते हैं आपने 9th और 10th में कुछ पार्ट पढ़ा इसका, मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। बट जब हम बच्चों को मिलते हैं क्लास में, देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि उनको काफ़ी चीज़ें नहीं पता। अब इस बार तो कोरोना के कारण बच्चों ने काफ़ी कम पढ़ाई की है, तो कुछ हमें बेसिक्स करने पड़ेंगे। तो इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन ही करेंगे, जिसमें आप पुरानी टर्म्स को डिस्कस करेंगे, रिवाइज करेंगे, ताकि जो आपका सिलेबस है वो अच्छे से कवर हो पाए। तो ये मैंने कोई टर्म्स लिख रखी हैं, आपको नहीं दिखाई दे रही अच्छे से, कोई बात नहीं, लाइट सा लिखा मैंने, ये मैंने अपने लिए लिखी हैं कि ये टर्म्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चैप्टर हमने कौन सा शुरू करना, फोर्स एंड मोशन। अब निर्माण जो सारे चैप्टर्स नेक्स्ट हमारे आ रहे हैं, कुछ चैप्टर्स, दे आर फ्रॉम ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स क्या है, ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। ये किससे डील करती है, जो डील करती है ऑब्जेक्ट्स विच आर एट रेस्ट और विच आर इन मोशन। फिर उनकी क्या कंडीशंस हैं, किस कंडीशंस में वो रेस्ट में रहते हैं, कब मोशन में आते हैं ना, उसकी स्टडी क्या है, कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, सारा कुछ इसके अंडर आता है। तो दिस द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट एंड मोशन। इसके फर्दर पार्ट्स हमारे पास हो जाते हैं। एक है स्टैटिक्स, एक काइनेमैटिक्स और एक आता डायनामिक्स। दिस डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। और एक बात आपको साथ में बता दूं कि जो सारी डिस्कशन करूंगा मैं, इसके नोट्स मैंने इसमें अपलोड कर दूंगा साथ में लिंक पे, ताकि जिन बच्चों ने देखना चाहते हैं उसे देख लें। और ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, ऐसा एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, बट ताकि आपको अच्छे से चैप्टर समझ आ जाए, इसलिए हमें ये डिस्कस करना पड़ेगा, ताकि मुझे क्लैरिफाई हो जाए कि हाँ आपको ये चीज़ें पता है, ताकि जब मैं डिस्कस करूँ बाकी टॉपिक्स तो मुझे भी कॉन्फिडेंस हो, आपको भी हो। और इस चैप्टर में कोशिश करूँगा मैं नया एक्सपेरिमेंट भी, सारे जो लेक्चर्स चलेंगे उनके नोट्स हम साथ में अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो 3 इसके फर्दर पार्ट्स हैं, स्टैटिक्स, काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स। तो यहाँ पर डील हम करते हैं स्टडी विद द फिनोमेना विच डील्स विद द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे क्यों हो सकता है, अब देखेंगे, जहाँ तो उस पर फोर्स ना लगे, जहाँ मैं ऐसे कहूँ कि ये मेरे पास है मार्ग, मैं भी खींच रहा है, दोनों खींच रहे हैं इस तरफ, हाथ मेरे दोनों फोर्स लगा रहे हैं, बट दीज फोर्सेस आर बैलेंसिंग ईच अदर, तब भी ये रेस्ट पर रहा। तो वो कौन सी कंडीशंस हैं, वो कैसे पैरामीटर हैं जिनके कारण ऑब्जेक्ट स्टडी जो रेस्ट पे रहते हैं, उनकी स्टडी को हम कहते हैं स्टैटिक्स। काइनेमैटिक्स आ गया, बॉडी मूव कर रही है, बॉडी मूव कर, इसकी स्पीड कितनी है, कैसे तरफ जा रही है ना, सो सारा कितना टाइम लगा रही है, सारी बात में स्टडी करेंगे विदाउट द काज ऑफ मोशन। मोशन कौन काज कर रहा है उसकी हम डिस्कशन नहीं करेंगे। जबकि डायनामिक्स में क्या, मोशन ऑफ पार्टिकल्स डिस्कस करेंगे, प्लस इसका काज क्या है, कौन सी फोर्सेस हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन। तो ये मैकेनिक्स हम स्टडी करने वाले हैं, ये बात चलेंगी। अब इसमें कौन कौन सी टर्म्स आएंगी, ये टर्म आएगी रेस्ट, आपने पढ़ रखा पहले भी। तो व्हाट इज़ रेस्ट। अब रेस्ट पे हम किसे कहते हैं, मान लो चेयर हमारे रूम में पड़ी है, आपने देखा सुबह पड़ी थी, आप चले गए काम पर, शाम को आप वापस आए, देखा वहीं पड़ी है, आपने इसे नहीं छेड़ा, नेक्स्ट देखा वहीं पर रही है। तो दैट टू से दैट चेयर इज एट रेस्ट, जो मूव नहीं कर रही। सो द बॉडीज विच डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, जो अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन ना चेंज करे विद द पासेज ऑफ टाइम। टाइम तो पास हो रहा है बट वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, तो दैट बॉडी सेट टू बी एट रेस्ट। अब दूसरी साथ कौन सी टर्म है हमारे पास, मोशन, ये भी आपने पढ़ रखा है। थोड़ा सा हम इसे डिफाइन करने वाले हैं हम अपने हिसाब से। मोशन क्या है इस बार, द बॉडीज विच आर मूविंग, बड़ा आसान बात है, तो कौन सी बॉडी मूव कर रही है। मान लो मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर एक मक्खी बैठी थी, वो उड़ के वहाँ से यहाँ चली गई है ना, मच्छर है वो घूम रहा है यहाँ पर, है ना, मैं देख रहा यहाँ पर, तो क्या देखा, द बॉडीज विच चेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग आर कॉल्ड एट रेस्ट। तो जो बॉडीज मूव कर रही हैं, जो अपनी पोजीशन चेंज कर रही हैं विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, जो उसका सराउंडिंग जानते हैं, आला द्वारा आसे पास जो हमारी चीज़ें हैं सारी, दैट इज आवर सराउंडिंग। अब आता है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन आर
रिलेटिव टर्म्स, ये भी आपने पढ़ रखा है। पता ये रेस्ट एंड मोशन जो रिलेटिव टर्म्स है हमारे लिए। अभी आपने बात की जो चेयर थी, आपने कहा वो रेस्ट पर है, ठीक है, सभी मानते हैं, कल भी देखा था, आज भी यहीं पड़ी है ना, मैंने नहीं इसको छेड़ा तो यहीं पड़ी रहेगी। बट आपको देखो कि अर्थ कहाँ पर, सॉरी जो चेयर है वो अर्थ के साथ है, अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है और साथ साथ में वो सन के अराउंड क्या अपना रेवोल्यूशन उसकी लगा रही है। इट मीन्स दैट अर्थ इज मूविंग, सो चेयर इज प्लेस्ड ऑन द अर्थ, तो दिस चेयर इज आल्सो इन मोशन। तब क्या कहें हम, चेयर मूव कर रही है चाहे जहाँ चेयर रेस्ट कर रही है। तो इसलिए जो वर्ड हमारा आता है साथ में क्या आता है, सराउंडिंग्स, जिसकी हमने बात करनी है। कि किस सराउंडिंग के हिसाब से आप देखोगे, तो सराउंडिंग के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे भी बॉडी को हम रेस्ट पे मानेंगे चाहे जहाँ से हम किस में माने, मोशन में। जैसे और एग्जांपल हम देखते हैं, एक स्ट्रेट पाथ पर ट्रेन जा रही खास स्पीड पर, ट्रेन चलती जा रही इस तरफ, तो आपने ये देखा आप यहाँ पर बैठे, आपके साथ पैसेंजर है, आपके सीट्स भी यहाँ पर है, तो विद रिस्पेक्ट टू द सीट्स एंड अदर पैसेंजर्स यू आर एट रेस्ट, आप आराम से बैठे हुए, कोई शरारत नहीं कर रहे। तो आपने क्या देखा, आप कहेंगे मैं तो रेस्ट पर हूँ विद रिस्पेक्ट टू द पैसेंजर्स एंड द सीट्स, तो इनके लिए आप रेस्ट पर हो। जबकि आप बाहर से देखा जाए, जो देख रहे हैं आपको प्लेटफार्म पर, जहाँ लोग जो सड़क पर खड़े हैं ना साइड पे, वो देख रहे हैं भाई 10 पर्सन इज मूविंग बिकॉज ट्रेन इज मूविंग, उनके लिए अब आप क्या मोशन में हो। सो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, किसके रिलेशन में, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, भी कौन सी सराउंडिंग है उस हिसाब से हम इसे कहते हैं बॉडी रेस्ट पर है जहाँ मोशन पर है। अब नेक्स्ट बात आती है, ठीक है जी, क्या किसी को पता है, हाँ मोशन, मोशन क्या है, मोशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। अब यही पर्सन जो है वो ट्रेन में भागना शुरू कर दे, तो वो मूव कर रहा है, हम कहें इसके मूव कर रहा है, पहले जो रेस्ट पर था अब ये अंदर मूव कर रहा है। जो इसके लिए इसकी स्पीड है कुछ और है, जो अंदर पैसेंजर्स हैं उनके लिए इस रनिंग पर्सन की स्पीड कुछ और है। जो बाहर खड़े हैं ट्रेन के, मतलब यहाँ पर प्लेटफॉर्म से ये पास हो रही थी, तो यहाँ पर जो लोग देख रहे हैं उनके लिए इनकी स्पीड क्या वही होगी, नहीं, वो थोड़ी चेंज होगी। तो अगर ये रेस्ट पर थे इसके लिए रेस्ट पर नहीं है ना, सो क्या देखा, रिलेटिव टर्म्स आर देयर। तो ऐसे हमने देखना चाहते हैं भी अगर मुझे बताओ भी कौन सी चीज़ यूनिवर्स में कंप्लीट रेस्ट पर है, तो साइंटिस्ट ने अभी तक कोई ऐसी जगह फाइंड नहीं की यहाँ पर हम कहें भी दिस पार्टिकल जहाँ ये स्पेस है दैट इज एट कम्प्लीटली एट रेस्ट। सो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मोशन, सो एवरी मोशन इज रिलेटिव मोशन। सो ये रिलेटिव की बात हो रही है, किस सराउंडिंग के हिसाब से हम बात करेंगे, ठीक है जी। ये बात हमने कर ली। एक और टर्म आएगी हमारे पास, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये जो हम बातें करने वाले हैं, अभी स्टडी करने वाले हैं, इनमें हम क्या करेंगे, रूल्स हम पढ़ेंगे जहाँ जहाँ आप पढ़ के आए पहले 9th 10th में। आप मानते हो कि पॉइंट ऑब्जेक्ट, अब पॉइंट क्या होता है, जिसकी डिमेंशंस क्या, ना जिसकी लेंथ है, ना जिसकी ब्रेथ है, ना जिसकी हाइट है, बहुत छोटा सा पॉइंट है। यहाँ पर कोई पास पड़ा है ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसकी मोशन की जो इक्वेशंस बन रही है हमारे पास। बट डेली लाइफ में हम क्या कहेंगे, ए बॉय इज रनिंग, ए ट्रेन इज रनिंग, है ना, ए कार इज मूविंग हेयर, रॉकेट इज मूविंग, उनको भी हम क्या मानते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट की इक्वेशंस उन पर भी लगाते हैं। इसका मीनिंग क्या, हम उनको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं, मीन्स बहुत छोटा मानते हैं। जैसे आप देखो कोई आदमी बहुत दूर हो तो आपको बहुत छोटा दिखाई देता है, जो पड़ा आपके पास हो यू विल से इट वेरी लार्ज पर्सन। जितना आदमी दूर जा रहा है उतना वो आपको छोटा दिखाई दे रहा है। तो हमने क्या मानते हैं, अगर जो ये पर्सन है, ट्रेन है, कार है, जो ट्रैवल कर रही है, तो जो उसका डिस्टेंस है, डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इज वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ पर्सन, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा बड़ा है, देन वी कैन इमेजिन या कंसिडर द बॉडी एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। तब उस कंडीशन में हम क्या, उस बॉडी को हम पॉइंट ही मान लेंगे। तो पॉइंट मानकर उसको, पॉइंट मास मानकर हम उसको इक्वेशंस लगा देंगे, उन्हें सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो इक्वेशंस हम करने वाले हैं, इनमें हम क्या मानते हैं, बॉडी हमारी पॉइंट की है, बहुत स्मॉल साइज़ की है। स्मॉल साइज़ क्या, विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस विच आर बीइंग डिस्कस्ड।
नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, यहाँ पर बॉडी को हम कंप्लीट मानेंगे जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर देयर, मतलब फॉर द टाइम बीइंग जो हम डिस्कशन करेंगे उनमें हम मानेंगे कि बॉडी क्या पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह से ट्रीट किया जाएगा। हम नेक्स्ट बात करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन एंड ट्रांसलेटरी मोशन। कौन सी मोशन? रेक्टिलिनियर मोशन। लीनियर मीन्स लाइन। तो व्हेन ए बॉडी इज, मान लो जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, किसी स्ट्रेट लाइन में जा रहा है कोई पार्टिकल, इसकी मोशन को हम कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। कि डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इधर उधर कुछ नहीं जा रहा है, एक सीधी लाइन पकड़ी इसने, उसी तरफ वो जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होगा? बिल्कुल ऐसी है। अब जो बॉडी पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, ऐसे कोई पर्सन है मान लो ना, ऐसे ऑब्जेक्ट पड़ा है, बिल्कुल ऐसे ऐसे जा रहा है, इट मीन्स अगर यहाँ पर पॉइंट एक है, जहाँ पर 2 पॉइंट है, दोनों क्या पैरेलल चलेंगे। सो ऑल द पॉइंट्स ऑफ द, अब जब बॉडी यहाँ पर पॉइंट ऑब्जेक्ट थी तो हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। अगर बॉडी कोई बिगर ऑब्जेक्ट है मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो उसकी मोशन ऐसे हो जाए, उसे हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। व्हेन दिस बॉडी इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन सच दैट, कैसे, ये नहीं जो पलटी खाता जाए जैसे गुलाटी लेकर जाए, फिर नहीं ऐसा, बिल्कुल ऐसे पकड़ा जैसे आप मान लो स्लाइड है जहाँ पर है ना, तो कोई पर्सन हमने बैठा दी जहाँ पर कोई बॉक्स, तो ऐसे ही जा रहा है, तो सभी पॉइंट्स एक जैसे पैरेलल चलेंगे इसके। तो जब बॉडी के सारे पॉइंट पैरेलल चले और इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करें विद इन इक्वल टाइम, देन हम कहेंगे दिस बॉडी इज मूविंग इन ट्रांसलेटरी मोशन। आगे हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी मोशन में, जैसे सर्कल में बॉडी घूम रही है ना, यहाँ जो बॉडी रिवॉल्व कर रही है, बस ना रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, सो वो अदर कंडीशंस हैं हमारे लिए। अभी तक क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए दैट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में जा रहा है। और दूसरी तरफ क्या आ गया? ट्रांसलेटरी मोशन सॉरी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिगर वन, नॉट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, देन ऑल द पॉइंट्स आर मूविंग इन द पैरेलल लाइंस। तो उस मोशन को हम कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। एक और टर्म हम यूज करेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब रेफरेंस क्या, किसी का मान लो आप गए किसी कॉलेज में, आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, अब आप चाहते हैं प्रैक्टिकल में नंबर लगाने हैं, तो आपने कहा मेरा चाचा उसकी मौसी के साथ उसकी शादी है, वो हमारे टीचर का पास ले गया ना, तो आपने एक रेफरेंस बना दिया कि हाँ ये हमारे रिश्तेदार का बच्चा है, तो सर प्लीज़ इसके नंबर लगा दीजिए। ऐसे हम रेफरेंस लेके आए, किसी का रिलेशन लेकर आए, तो वहाँ से हमने वो डिसाइड किया। प्रोजेक्ट्स में भी हम ऐसा कुछ करते हैं। अब बात बताओ, मैं दिल्ली कितनी दूर है? अब क्या कह सकते हैं, मैं पंजाब में बैठा हूँ, मैं कहूँ दिल्ली मेरे से इतनी दूर है, मान लो 400 किलोमीटर दूर है, इस डायरेक्शन में है। जो बंदा यूपी में बैठा उसके लिए डायरेक्शन कुछ और है, डिस्टेंस कुछ और है, जो केरला में बैठा उसके लिए दिल्ली का डिस्टेंस कुछ और है। तो फिर दिल्ली का डिस्टेंस क्या है हम ऐसे नहीं बताएंगे, आप कहेंगे दिल्ली कहाँ से आप पूछ रहे हो, आप फ्रॉम विच पॉइंट, तो आप कहोगे नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ गोवा से। फिर गोवा से दिल्ली किस तरफ है, मान लो यहाँ कहीं है ना, तो क्या बात बतानी पड़ेगी, तो विद रेफरेंस टू दिस पॉइंट, इसके हिसाब से दिल्ली कहाँ पर है, ये पंजाब वाले के हिसाब से इस तरफ से है, यूपी वाले के हिसाब से मान लो इस तरफ से है, जम्मू कश्मीर वाले के हिसाब से इस तरह से है। तो कहाँ पर हमारा ऑब्जर्वर बैठा है, तो वो ऑब्जर्वर जो अपने हिसाब से देख रहा है उसका एक फ्रेम है, रेफरेंस है, उस होगा मेरे पॉइंट से दिल्ली किस तरफ है, कितनी दूर है, पहली बात बताएगा। दूसरी बताएगा किस डायरेक्शन में है। तो ऐसे जो ऑब्जर्वर हम बैठा है, जो ऑब्जर्व कर रहा है यूनिवर्स को, वो अपने पॉइंट पर बैठा, मैं यहाँ पर बैठ के यूनिवर्स को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जो फिनोमेना हो रहे हैं उन्हें अब देख रहा हूँ मैं। तभी तो हम कहते हैं कि आज वहाँ पर हमने सोलर इक्लिप्स लगा, किन कंट्रीज़ में दिखा, किन में नहीं दिखाई दिया। लगा तो इक्लिप्स है, बट कुछ लोगों को दिखाई दे रहा है, कुछ को नहीं, बिकॉज देयर पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन आर डिफरेंट। वो दूसरी जगह पर बैठकर सेम फिनोमेना को देख रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर जो ऑब्जर्वर बैठ गया, वो एक पॉइंट कहता मैं यहाँ पर बैठ गया हूँ
ठीक है जी। अब मैं यहाँ से सारी दुनिया को देखूँगा, यहाँ से सारी ऑब्जर्वेशन करूँगा, तो मेरे हिसाब से दुनिया चलेगी। मैं देखूँगा मुझसे ये कितनी दूर है, पहली बात बता दी। ठीक है जी। अब ये क्या करता है, ये स्पेस को ऐसे डिवाइड करता है डायरेक्शंस बनाने के लिए। ये कहा मैं ऐसे लगाई लूँगा, इस तरफ ले ली इसने लाइन, एक इसने लाइन इस तरफ ले ली एट 90 डिग्री। दोनों में एंगल कितना, 90 डिग्री का एंगल। दो लाइन से थे लगा दिया ऐसे। आप कहेगा मैं तीसरी एक और लाइन ड्रा करने की कोशिश करता हूँ जिसका एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो बताओ कहाँ पर बन सकती लाइन। तो आप बना के देखोगे यहाँ पर कोई भी तीसरी लाइन नहीं बनेगी। कब बनेगी, जब आप बोर्ड से बाहर आके इस तरफ आओ, ऐसे आप बाहर की तरफ आ गए। आप देखो ये तीसरी लाइन जो दिखाई दे रही है आपको, दिखाई तो नहीं दे रही बट फील हो रही है आपको, ये क्या है, दिस इज थर्ड एक्सिस। ये तीसरी हमारी लाइन आ चुकी है। तो ये जो लाइन है हमारे पास, इसका इसके साथ एंगल 90 डिग्री का, इसके साथ भी 90 का। सो दीज थ्री जो लाइंस हैं दे विल मेक एंगल 90 डिग्री विद ईच अदर, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसी लाइंस वो ड्रा कर लेता है। तो यहाँ बोर्ड पे दिखाने के लिए मैंने इसे ऐसे ड्रा कर दिया। ये लाइंस का प्लस भी है, ये नेगेटिव की तरफ है, इस तरफ। इसे अपना उसने स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया। ये राइट की तरफ पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ बाहर की तरफ पॉजिटिव है। इसके रिवर्स साइड क्या लेगा, वो नेगेटिव लेगा। इसके यहाँ पर को मैंने कह दूँ भी ये। तो जो ये लाइन उसने ड्रा कर दी, इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या कहते हैं, ये एक्सिस ड्रा कर दिए। तो ये क्या सिस्टम है, तो देयर आर डिफरेंट सिस्टम्स। कुछ स्फेरिकल के हिसाब से चलते हैं, कुछ सिलेंडर के हिसाब से, बट दिस इज मोस्ट कॉमनली यूज सिस्टम हमारे पास। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सो ये रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें हम तीन एक्सिस लेते हैं, एक्स, वाई एंड जेड, विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसके हिसाब से जो पर्सन है वो सभी की क्या बताएगा, डायरेक्शंस बता देगा। तो हमारे पास क्या आया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या मिला, एक तो हमें चाहिए कोऑर्डिनेट सिस्टम को ले ले। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में थ्री एक्सिस हैं किसी तरीके ना, तो तीन एक्सिस के हिसाब से वो स्पेस में बॉडीज़ की क्या बताएगा, डिस्टेंस कितने पर है, किस डायरेक्शन में है, दोनों बातें बताएगा। कि बॉडी यहाँ पर होगी तो कुछ और डिस्टेंस है और डायरेक्शन कुछ और है, जहाँ पर होगी तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। डिस्टेंस भी बताता है, डायरेक्शन भी बताता है, कौन से है, उसे कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए। अब बॉडी यहाँ पर थी और यहाँ से मूव करके यहाँ पर चलेगी। अब उसने कहा इसकी स्पीड कितनी है, तब स्पीड के लिए क्या, उसने ओहो मैं तो भूल गया, जाओ पकड़ के लाओ, मेरी क्लॉक घर में पड़ी है। तो उसके पास वॉच भी चाहिए अपनी, यहाँ से वो टाइम नोट कर सके। तो अपने हिसाब से देखेगा, हमारे इंडिया का टाइमिंग सिस्टम कुछ और है ना, मैं उसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं अपनी घड़ी आगे पीछे कर लूँ चलेगा मेरे लिए, मेरा अपना रेफरेंस है। पाकिस्तान का टाइमिंग कुछ और है, अमेरिका कनाडा का कुछ और है हमारे पास, है ना। तो डिफरेंट ऑब्जर्वर्स हैं, उसने अपने के साथ एक क्लॉक रखी है, उसकी एक ऐसी रखे, हमारे साथ मैच करना चाहिए तो वेल एंड गुड, नहीं करता तो भी उसकी चॉइस है। बट ही शुड हैव ए क्लॉक, ही शुड हैव ए वॉच, सो दैट ही कैन कैलकुलेट अदर थिंग्स, वेलोसिटी वगैरह कैलकुलेट करनी हो तो कर सकता हो। तो इसके साथ क्या चाहिए, इसे एक क्लॉक भी चाहिए जो उसे टाइम बताए। सो ये दोनों चीज़ें अगर मिल जाएं तो दैट कॉन्स्टिट्यूट ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो अपनी क्लॉक के हिसाब से उनकी टाइमिंग बताएगा, उनकी स्पीड वगैरह बता सकता है, उनकी पोजीशन बताएगा, उनकी डायरेक्शन बताएगा। तो दैट इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज़ विद द ऑब्जर्वर। तो ये ओरिजिन होता है उसका, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। यहाँ पर तीनों एक्सिस क्या मीट कर रही हैं और यहीं पर ऑब्जर्वर है जो वो ऑब्जर्व कर रहा है। सो ऑल द फिनोमेना विल बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है जी, आपने देख लिया तीन एक्सिस हमारे पास है। अब इसी के हिसाब से अभी आपने क्या देखा, इस बोर्ड पर हम दो एक्सिस ही बना सकते हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस, लेंथ एंड ब्रेथ। ये तीसरी एक्सिस जो इस तरफ आ रही है ना, बोर्ड के एरिया से बाहर आ रही है, जस्ट मैंने शो किया
ताकि आप इमेजिन कर लो। अब इसी के हिसाब से मोशन आ जाती है, वन डायमेंशनल मोशन। इसका मीनिंग क्या हो गया? व्हेन बॉडी इज मूविंग अलोंग वन एक्सिस, आप कोई भी एक्सिस चूज कर लो, मान लो एक्सिस इसी के हिसाब, इसके पैरेलल चलेगी, ये इसी के पैरेलल चलती रहे बॉडी, आगे जाए पीछे आए कोई बात नहीं, पर चले इसके पैरेलल, तो हम कहेंगे इट इज़ मूविंग इन वन डायमेंशन, एक एक्सिस के हिसाब से जा रही है, तो दैट मोशन इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। अब आप एक बात और नोट करो, यहाँ पर मैंने पॉइंट को देखना था, तो यहाँ तक कैसे पहुँच सकते? टू डिफाइन दिस पॉइंट इन स्पेस वी नीड 3 कोऑर्डिनेट्स। एक्स की तरफ कितना, मान लो यहाँ पर कोई मेरे रूम में पंखा लगा है, तो एस में कॉर्नर से जाना चाहता हूँ, तो मैं देखूँगा इस तरफ कितना डिस्टेंस एक गया, कुछ मान लो 5 कदम आ गया, फिर 3 कदम इस तरफ आ गया, फिर 4 कदम ऊपर चला गया, तो मुझे एक्स की तरफ कुछ स्टेप्स लेने पड़े, कुछ वाई की तरफ और कुछ जेड की तरफ, और कोई रास्ता मैं नहीं चूज़ करता, अभी सीधा नहीं जा रहा, एक्स वाई जेड की तरफ जाके मैं वहाँ पर पहुँच गया। तो इट मीन्स वी रिक्वायर 3 पॉइंट्स एक्स वाई जेड टू डिफाइन पोजीशन ऑफ ए बॉडी इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो स्पेस में बॉडी की पोजीशन डिफाइन करनी हो, हमें 3 पॉइंट्स चाहिए, एक्स की तरफ कितना, वाई की तरफ कितना, जेड की तरफ कितना। तो दीज आर द 3 कोऑर्डिनेट्स। इसे हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। आप पहले 2 ही पढ़ते रहे ना ज़्यादा, एक्स एंड वाई एक्सिस पर जो ग्राफ आप ड्रा करते थे ऐसे, यहाँ पर पॉइंट है, मान लो 3 3 है या समथिंग है ना, या 3 4 है, कुछ भी लिखा दो। सो जेड विल शो अस था एक्स की तरफ कितना जाना 90 और वाई की तरफ कितने जाने। स्पेस में हमें एक और चाहिए एक्स वाई एंड जेड, तो 3 कोऑर्डिनेट्स वो पोजीशन को डिफाइन करते हैं। तो जब 1D मोशन है तो आप क्या कहोगे कि वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं हो रहे, कौन चेंज हो रहा? अकेला एक्स ही चेंज हो रहा। तो व्हेन बॉडी इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, तो कैसे कहोगे? व्हेन बॉडी इज मूविंग अलॉन्ग ओनली वन एक्सिस दैट इज कॉल्ड इन वन डायमेंशन। दूसरा बच्चा नहीं सर, द बॉडी उस मोशन इज सच दैट ओनली वन ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट्स, तीनों में से एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, बाकी सब सेम रह रहे हैं। तो जो कोऑर्डिनेट चेंज है उसे हम कहेंगे एक कोऑर्डिनेट चेंज हो अकेला, किन में से? तीनों में से, तो हम कहेंगे वन डायमेंशन मोशन। तीसरा बच्चा कहता नहीं सर, व्हेन बॉडी इज मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन दैट इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। तो तीनों बच्चे ठीक हैं, चाहे आप कह लो बॉडी इज मूविंग अलॉन्ग वन एक्सिस, ठीक है, चाहे कह लो तीनों में से एक कोऑर्डिनेट ही चेंज हो रहा है, बाकी 2 कांस्टेंट है, तो भी ठीक है। जहाँ आप कह दो बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन दैट मोशन इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है बात। आप नेक्स्ट चलते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन कैसी होगी आप बताओ? 1 डायमेंशनल मोशन की आप एग्जांपल बता दो कोई। आपको सर देयर इज स्ट्रेट ट्रैक, एक ट्रैक ऐसा ट्रेन का जो बिल्कुल स्ट्रेट है, उस पर ट्रेन जा रही है, दैट इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। और कैसे कह दूँ, एक बॉडी को हम छोड़ दें, बिल्कुल सीधा लाइन पर वो नीचे अर्थ की तरफ जा रही है, तो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज दे आल्सो ट्रेवल अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, या वन डायमेंशनल मोशन होती है उनकी। 2 डायमेंशनल मोशन आ गई। अब आप समझ गए, 2 ही एक्सिस में जा सके, कुछ एक्स की तरफ चल जाए, कुछ वाई की तरफ चल जाए, जेड की तरफ ना आ जाए, तो कैसा हो गया माहौल? जे भी बोर्ड पर रहेगी, इस तरफ बाहर नहीं आ सकती बॉडी, यहाँ पर जहाँ से यहाँ पर मूव कर जाए, तो कुछ क्या होगा, कुछ एक्स की तरफ मूवमेंट है, कुछ वाई की तरफ है, कुछ एक्स चेंज हो रहा, कुछ वाई चेंज हो रहा, जेड वहाँ पर चेंज नहीं हो रहा। तब क्या कहोगे? व्हेन ए बॉडी इज मूविंग सच दैट ओनली एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स चेंज, हाँ 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज आउट ऑफ 3। जब 3 में से 2 ही कोऑर्डिनेट चेंज हो सकते हो, तीसरा नहीं, 3 में से 2 चेंज हो रहे हैं, तीसरा कांस्टेंट है, दैट बॉडी इज सेड टू बी इन 2 डायमेंशनल मोशन, उसे हम कहेंगे ये 2 डायमेंशनल मोशन में है। ठीक है बात इतनी। तो बात आ गई हमारे पास, व्हेन ओनली 2 कोऑर्डिनेट्स आउट ऑफ 3 चेंज ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द बॉडी देन दैट बॉडी इज सेड टू बी इन 2 डायमेंशनल मोशन। अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? सपोज एन इंसेक्ट इज क्रॉलिंग, यहाँ पर कोई कीड़ी वगैरह आ गई,
इस बोर्ड पर चल रही है ऐसे ऐसे, तो इसकी मोशन क्या है हमारे पास, इसकी मोशन क्या है, दैट इज़ वन डायमेंशनल मोशन, ये हमारे पास आ चुकी है। तो चार्ट इज एग्जाम्पल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन व्हेन ए बॉडी इज मूविंग इन ए प्लेन। वो पहली बॉडी क्या थी, स्ट्रेट लाइन 1D मोशन, 2D में इसे 1D में कहते हैं, ऐसे कई बार ऐसे लिखा था 1D मोशन, इसे 2D लिख देते हैं ऐसे, तो कंफ्यूज नहीं होना अपने आप को। 1D मीन्स वन डायमेंशनल। तो व्हेन ए बॉडी इज मूविंग इन ए प्लेन इट्स मोशन इज सेड टू बी टू डायमेंशनल मोशन। अब ठीक है, अब आप समझ गए भी थ्री डायमेंशनल क्या होगी। थ्री डी मोशन कैसी होगी, व्हेन ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स चेंज, एक्स भी चेंज हो, वाई भी चेंज हो, जेड भी चेंज हो, कुछ एक्स तरफ मूव करे, कुछ वाई एक्सिस की तरफ मूव करे, कुछ जेड एक्सिस की तरफ मूव करे। सो इस तरफ अब एक्सिस ये भी लेगी, तो बॉडी इज मूविंग एयर एंड देयर, है ना, सभी तरफ आ रही है। तो काइट इज फ्लाइंग इन ए विंडी डे, तो काइट आप बढ़ाते हैं ना, काइट उड़ रही है, कभी इस तरफ जा रही है, कभी इस तरफ जा रही है, उसकी मोशन क्या हमारे पास, थ्री डायमेंशनल मोशन। ए बर्ड इज़ फ्लाइंग इन द स्काई, तो बर्ड वहाँ पर स्काई पे फ्लाई कर रहा है, एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है ना, ऐसी मक्खी जहाँ पर घूम रही है ऐसे ऐसे। तो दीस आर ऑल क्या हमारे लिए 3D मोशन है, थ्री डायमेंशनल मोशन है, ठीक है। और ज़्यादा आपने क्या स्ट्रिक्ट करना, अभी वी विल बी कंसर्न मोर विद 1D मोशन। जो अपनी इक्वेशन हमने समझनी है, जो हम 9th-10th में पढ़ के आए हो, वो इनको हम बेस लेकर बाकी इक्वेशंस 2D 3D में बन जाती हमारी, इनको हम स्टडी 1D में ही करते हैं, वन डायमेंशनल मोशन में ही। अब यहीं से बात शुरू होगी, जब 1D से हम 2D की तरफ गए या 3D की तरफ गए, तो हमें देखना पड़ा कि हमें कुछ और तरीके से बातों को डिफाइन करना पड़ेगा। तो तभी हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, याद है क्या होती फिजिकल क्वांटिटी, करो याद। फिजिक्स में हम वी डील ओनली विद फिजिकल क्वांटिटीज़, तो दोज क्वांटिटीज़ इन विच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड। तो उन क्वांटिटी को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। उनकी क्या प्रॉपर्टी है, दीज कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस इन नंबर्स। इनको हम मेजर कर सकते हैं और नंबर्स में लिख सकते हैं। तो इनको हम डिफरेंट तरीके से पहले भी डिस्ट्रीब्यूट करते थे, आप फिर करने लगे हैं। तो आप लड़ोगे सर कौन कौन सी टाइप होती हैं, तो डरने वाली बिल्कुल बात नहीं, ना ही लड़ने वाली बात है। जैसे क्लास में बच्चे हमारे पास है ना, मैं पहले भी एग्जांपल दी थी, हम उनको कैसे डिवाइड कर सकते हैं। कई बार अब लड़के एक तरफ हो जाए, लड़कियाँ एक तरफ हो जाए, तो दिस इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ डिवाइडिंग दैम, उनको सेपरेट डिफाइन करने के लिए। कभी हम कहेंगे जो बच्चे हॉस्टल वाले हैं एक तरफ आ जाओ, डे स्कॉलर दूसरी तरफ आ जाओ, तो हमने अलग से डिवाइड कर दिया। अब जो बच्चे 5 फुट 3 उससे ऊपर है वो इस तरफ आ जाए, जो नीचे वाले इस तरफ आ जाए, तो वो भी डिवीज़न है। कोई कहेगा मास की तरह 50 किलो के नीचे वाले एक तरफ आ जाओ, ऊपर वाले एक तरफ आ जाओ, वो भी डिवीज़न है। अब यहाँ पर हम इन क्वांटिटीज़ को एक और तरीके से डिवाइड करना चाहते हैं, तो कौन सा तरीका है, स्केलर्स, यहाँ पर कहते हैं वेक्टर्स। जहाँ हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़, तो क्वांटिटीज़ को फर्दर दो तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। स्केलर्स हम किन्हें कहेंगे, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड है। किसी का मास कितना जी 50 किलोग्राम, तो एक वैल्यू आ गई और साथ में यूनिट आ गया, एक नंबर है साथ में क्या है, यूनिट है। इनमें इतना ही है, एक नंबर है साथ में यूनिट है, तो ये एक वैल्यू है हमारे पास, इट इज़ कॉल्ड मैग्नीट्यूड। इसकी मास है, लेंथ आ गई हमारे पास, टेम्परेचर आ गया, डेंसिटी आ गई, दीज आर स्केलर क्वांटिटीज। इनमें क्या अलग होता है, वो दो चीज़ें हैं इसमें, कौन कौन सी, मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी आ जाती है इसमें। तो यहाँ पर हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, मैं कह रहा हूँ 50 न्यूटन, यहीं पर कहता हूँ 40 न्यूटन ड्यू नॉर्थ। 50 न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का। इतनी फोर्स किस तरफ, नॉर्थ की तरफ लग रही है,
तो फोर्स में लगाऊंगा, किस तरफ लगाऊं? तो फोर्स को लगाने के लिए मैं डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। सिमिलर हम देखेंगे एक्सेलरेशन वेलोसिटी को टर्म्स पढ़ेंगे, दोस आर आल्सो वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती है? जिनकी डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है। इसमें क्या आएगा फिर? यहाँ पर हमारे पास आ गया एक नंबर आ गया, यहाँ पर यूनिट भी इसका आ गया, और साथ में क्या आ गया? डायरेक्शन आ गई। ये पार्ट इसका क्या मैग्नीट्यूड वाला है, और ये साथ में क्या? डायरेक्शन हमारे पास। तो वेक्टर क्वांटिटी के साथ बहुत है। अब वेक्टर्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। अब और क्या देखेंगे? जो उसके एडिशन के रूल्स हैं स्केलर्स के, वो तो आम अलजेब्रा पढ़ते रहे वही लगते हैं। इनके लिए एडिशन के अलग से रूल्स हैं, इनके अपने रूल्स हैं एडिशन के लिए। हमने बना रखे ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ, पढ़ेंगे उसके बारे में हम। तो इनके रूल्स ऑफ एडिशन डिफरेंट हैं, मल्टीप्लाई करने का तरीका भी अलग से है, और डिवाइड करने का भी तरीका। ख्याल रखना, इनको हम डिवाइड कर सकते हैं, एक स्केलर को दूसरे स्केलर से डिवाइड किया जा सकता है, जबकि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से डिवाइड किया नहीं जा सकता। तो वेक्टर्स में डिवीज़न वाला जो हमारे पास ऑपरेशन है वो नहीं होता। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनको लिखने के लिए सिंपली आप कह दो कि अपने मास का ऐसे लिख दिया। इनको हम कैसे लिखते हैं? फिर मैंने फोर्स का, तो फोर्स के ऊपर ऐसे एरोहेड लगा देते हैं ना, ऐसे एरोहेड लगा दिया, तो ये हमारा क्या बन गया? वेक्टर बन गया। यहाँ कई बुक्स वाले से बोल्ड लेटर से लिखते हैं ना, हम लिख नहीं सकते अपनी कापीज़ में, तो बोल्ड से वो लिख देते हैं, वो पहले बताते हैं बोल्ड लेटर्स विल बी यूज्ड फॉर द वेक्टर्स। तो चाहे बोल्ड लेटर से लिखे चाहे, तो हम ऐसे प्रेफर करते हैं कि जिस क्वांटिटी को हमने बताना हो कि ये वेक्टर है, उसके ऊपर हम एक एरो डाल देते हैं। सो दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज़। मैंने यहाँ पर क्यों आपको इनकी हल्की सी डेफिनेशन दी, बिकॉज जो नेक्स्ट में बात बताने वाला हूँ वो इम्पॉर्टेंट है। ये बातें हम डिस्कस करेंगे जो वेक्टर्स के बारे में, जो फर्दर हमारा सिलेबस का पार्ट है ना मेन, तो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पर। किस पर चले? ये दो बातें हमने करनी थी जिनके लिए मैंने स्केलर और वेक्टर बताया। एक टर्म है प्रॉपर डिस्टेंस, दूसरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अगेन इनके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, इनके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे डिस्प्लेसमेंट पर, बट फॉर द टाइम बीइंग हम दोनों में क्या देखते हैं, क्या डिफरेंस है। अब बालो देखो, यहाँ से एक ए पोजीशन है, यहाँ से बी पोजीशन है, ये आपका घर है, ये आपका कॉलेज है मान लो ना। तो जाने के कितने तरीके हो सकते हैं। कोई बंदा का मैं यहाँ से गली से होकर, मेन रोड से होकर फिर गली से जाऊँगा, कोई कहता मैं यहाँ बाईपास से जाऊँगा, यहाँ से लंबा रास्ता कोई बाहर नहीं ना ऐसे जा रहा है, कोई पर्सन ऐसे मज़े ले जा रहा है ऐसे, वो कहता मैं तो पहले इस तरह मासी घर जाऊँगा, वहाँ बुए के लड़के लेकर, फिर मैं उसकी चाची के लड़के लेकर ऐसे घूम के आऊँगा। उसकी चॉइस है भैया, जैसे मर्जी जाए। तो आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के अनेकों रास्ते हैं ना, देयर आर मैनी वेज फ्रॉम मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वेज। तो जो भी रास्ता आपने चुन लिया, किसी ने चूज़ किया, उस रास्ते की पूरी लेंथ कितनी है? तो ये क्या है? पाथ ऑफ एक्चुअल या लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, ऐसे कह दो आप, है ना। जो असल में रास्ता उसने चुना उसकी लेंथ कितनी है, उसे हम कहते हैं डिस्टेंस, कितनी दूरी ट्रैवल की उसने। अब कहेगा ये बच्चा जैसे जा रहा है इसका पेट्रोल ज़्यादा लगेगा ना, मान लो सेम मोटरसाइकिल उनके पास है जिनकी एवरेज सेम है, तो ये कहेगा मैं पहुंचा यहाँ से, मैं यहाँ पर हूँ, मेरा जो पेट्रोल है ज़्यादा हो गया स्पेंड, तुम यहाँ से आई यार, तुम्हारा कम हुआ। तो कहेगा यार तुमने मेरा डिस्टेंस कम कवर किया, फिर क्या हमारा स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट है जो फाइनल है सेम है, और तुमने भैया डिस्टेंस अलग से ट्रैवल किया, ज़्यादा ट्रैवल किया, इसलिए तुम्हारी कंजम्पशन ज़्यादा थी। ठीक है जी। अब कोई ऐसा रास्ता मिल जाए हमें बिल्कुल सीधा, बिना मुड़े, बिल्कुल इनिशियल से फाइनल की तरफ सीधा रास्ता जाए, तो दैट इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट पाथ। वो क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हमारी? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। उसे कुछ नहीं पता
मुझे नहीं पता ये बच्चा ये कहाँ से आया, ये किस कहाँ से, ये कैसे चला। मैंने कहा भी इनकी डिस्प्लेसमेंट सभी की सेम है, सबकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम है, क्योंकि मैं सबसे जो इनिशियल को मैं फाइनल से मिलाऊंगा, स्टार्ट कहाँ से हुए और ख़त्म कहाँ पर किया, दोनों में जो डिफरेंस है दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसमें साथ में क्या आएगा, प्लस डायरेक्शन भी आएगी, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। साथ में मैं डायरेक्शन भी बता दूं कि ए से गया था, शुरू किया था, बी तक पहुंचा, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंड पॉइंट है। तो शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ कितनी है, उसके साथ उसकी डायरेक्शन बता दी, तो उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो अब आपको क्लियर हो गया ये कौन है, ये स्केलर है, ये स्केलर क्वांटिटी है, और ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी आ गई। अब इसी बात को बताने के लिए मैंने ये सारा बात आपको बताई थी, स्केलर कौन से होते हैं, वेक्टर्स कौन से होते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अगर आपको समझ आ गई है, नहीं आ रही तो दोबारा देख लो, लिसन कर लो, इसे समझ लो, ये समझना ही पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इनसे हमारी बात क्लियर होगी फर्दर। अब क्या किया, पर्सन जा रहा है किसी पाथ, जो एक्चुअल पाथ उसे फाइंड किया उसने क्या देखा, उसने मूव करना शुरू किया, मान लो यहाँ से यहाँ तक आ गया, ए से चला बी तक पहुँचा, मान लो ऐसे कहीं से चल के आ गया। तो जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया वो, और जो टाइम लगा, कोई आदमी स्लो जा रहा है धीरे से पहुँचेगा, कोई फास्ट, आप कहेंगे इसकी स्पीड कम है, किसी की ज़्यादा। तो स्पीड हम किसे कहते हैं, यहाँ से स्पीड वर्ड आ गया हमारे पास, कौन सा वर्ड आ गया, स्पीड आ गया। तो स्पीड क्या होगा फिर, स्पीड इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। तो क्या होगा स्पीड हमारा, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना कवर किया, और टाइम कितना लगा, टाइम टेकन, टाइम कितना लिया आपने ना। तो डिस्टेंस कवर्ड को टाइम टेकन से डिवाइड कर दो, दैट विल गिव अस दैट स्पीड, इसे हम स्पीड कह देंगे। ठीक है जी। तो डिस्टेंस से हमें क्या मिलता है, स्पीड मिलती है। तो स्पीड भी क्या हमारी आ गई, स्केलर क्वांटिटी है। अब जब इस तरफ जाएंगे, यही बात को यहाँ पर कह देंगे हम, वेलोसिटी यहाँ से बन जाएगी, यहाँ से जो मिलेगा वो है वेलोसिटी। आप क्या कहेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, इसे हम कहेंगे वेलोसिटी। तो कहोगे कैसी वेलोसिटी आ गई जी, ये डिस्प्लेसमेंट है, बॉडी ने कितनी डिस्प्लेसमेंट करी, डिपेंडेंट अपॉन द टाइम टेकन, डिवाइड करो कितना टाइम उसने लगा दिया, उसे डिवाइड कर दो। तो डिस्टेंस से मिलती है स्पीड, डिस्प्लेसमेंट से मिलती है वेलोसिटी। ये स्केलर है, ये कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों के यहाँ यूनिट क्या है, इसका यूनिट भी मीटर है, इसका भी मीटर ही है। इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, इसका भी मीटर पर सेकंड है। सिर्फ फर्क किस में आता है, इसमें फ़र्क आ रहा है, इनके आ रहा है, इसमें डायरेक्शन नहीं है, इसमें डायरेक्शन है। तो यही इनमें फ़र्क है, स्पीड भी है, वेलोसिटी भी है। अब स्पीड और वेलोसिटी के कुछ और फॉर्म्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लगता है पेन स्ट्राइक कर रहे हैं हमारे सारे, क्योंकि काफ़ी समय से लेक्चर में दे नहीं सका, मेरी ड्यूटी लग गई थी बाहर। अच्छा जी, तो हमने देखा स्पीड हमें मिलती है डिस्टेंस से। तो स्पीड क्या हमारी स्केलर क्वांटिटी है। अब स्पीड के कई नाम होते हैं ना, जो हम यूज़ करते हैं।
कई बार हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मीनिंग है कि बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, उससे हम कहेंगे बॉडी इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड। और तीसरा क्या कहने का हमें, ए बॉडी सेड टू बी मूविंग इन द विद यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जब किया क्या करो, टाइम इंटरवल्स में भी you can take smaller and smaller, you may take smaller intervals as per your choice। आप जितना मर्जी से छोटा कर लो टाइम को। अगर बॉडी ने ट्रैवल किया, ये कौन सा मान लो, पहले 5 सेकंड में इसने 2 मीटर ट्रैवल किया, अगले 5 सेकंड में भी 2 मीटर, नेक्स्ट 5 सेकंड में भी 2 मीटर। तो जो इक्वल इंटरवल टाइम है उसमें वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। तो कहीं नहीं मैं तो डिस्टेंस छोटा कर दूंगा टाइम को। मैंने कहा 1 सेकंड में जितना 1 सेकंड में, उतना 7 सेकंड में, उतना 11 सेकंड में। तो जितना मर्जी आप इंटरवल को स्मॉल करके देख लो, हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस ही ट्रैवल करेगी। तो हम उससे कहेंगे दैट बॉडी इज मूविंग इन द यूनिफॉर्म स्पीड। इसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, स्पीड चेंज नहीं हो रही, उसे हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। तो दूसरा वर्ड क्या आ जाएगा, वेरिएबल स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब ये क्या होगा, अब बॉडी कभी फास्ट चल रही कभी स्लो चल रही है। इट मीन्स बॉडी इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंस। अगर इक्वल टर्म्स ले रहे 5 सेकंड के आप स्टेप्स ले रहे हो तो सभी में क्या देखोगे आप मिलाकर, तो डिस्टेंस जो कवर किया होगा वो अलग से होगा। यानी कि इसकी जो स्पीड है वो चेंज होती है, बढ़ती कम होती रहती है, वो एक स्पीड से नहीं चल रही। उसे हम कहते हैं बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड है और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, उससे मूव कर रही है। ठीक है जी। इसका तो आपने सीधा बता दिया था स्पीड का, डिस्टेंस देखो कितना है और टाइम नोट करो। इसमें ऐसा पंगा पड़ जाता है ना हमारे पास, यहाँ पर कभी वो तेज चली को आप चली, तो यहाँ से हमें टर्म आती एवरेज स्पीड। कभी स्पीड इसकी मान लो आपकी बस चली है ना, किसी शहर से चली, कभी उसकी 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, कभी वो 60 पर आ गया, कभी वो 100 पर चला गया, फिर जब स्टॉपेज लगेगा नेक्स्ट शहर में गया फिर 40 पर आया, कहीं भी 30 पर आया। तो इसकी हम स्पीड को क्या कहेंगे, बिकॉज दिस इज मूविंग द वेरिएबल स्पीड। हम कहेंगे मैं देखूंगा कि मैंने कब शुरू किया, डिस्टेंस कितना लगा और टोटल टाइम फाइंड कर लूँ, तो मैं एवरेज बता दूंगा भाई इसकी एवरेज स्पीड यहाँ से मूव करने की इस शहर से उस शहर तक कितनी है। तो एवरेज स्पीड क्या है, आपने जितना भी बॉडी दैट इज मूविंग विद द वेरिएबल स्पीड, तो देखो भी इसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया और टोटल जो टाइम लगा वो बता दो, तो मैं बता दूंगा भी ये इसकी एवरेज स्पीड है। एवरेज मैंने बता दी। बराबर कोई बच्चा आ गया ऐसा, मान लो आपने बस पकड़ी, यहाँ से 3 बजे बस पकड़ी और 4 बजे अपने नेक्स्ट स्टेशन पर पहुँच गई और इसमें 40 किलोमीटर ट्रैवल किया। अब इसकी स्पीड एवरेज कितनी आएगी, 40/1 आवर, तो 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड इसकी आ चुकी है। ये आपने इसकी एवरेज स्पीड बता दी। जबकि आपको पता है अब अगर ड्राइवर के पास बैठ के देखोगे तो कभी उसकी स्पीड 80 थी, कभी 100 थी, कभी 30 थी, कभी 40 थी, हर समय उसकी स्पीड अलग अलग सी थी। तो आपके फ्रेंड ने कहा मुझे नहीं पता, मुझे बताओ जब 3:10 और 33 सेकंड थे, ठीक है, 3:10, ये 3:10 ये अब मिनट है, ये सेकंड हमारे पास, ये आवर्स है। जब 3:10 और 33 सेकंड थे तब इसकी स्पीड कितनी थी, तब आप क्या करोगे, उस स्पीड का नाम क्या होता है, उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। कौन सी, स्पीड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन। मोशन के दौरान किसी खास इंस्टेंट पर उसकी मोशन की उसकी स्पीड कितनी थी, दैट इज कॉल्ड
इंस्टेंटेनियस स्पीड, उसे हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, वो होती है। अब बात है कि उसे हम कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है ना। मान लो आपने कह तो दिया, तो अब पता चल गया आपको कि स्पीड को फाइंड करने के लिए हमें डिस्टेंस भी चाहिए, टाइम भी चाहिए। बिना टाइम अगर नोट नहीं करोगे तो वो डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेगी। अब इसी सेकंड पर तो यहीं पर है, वो कितना ट्रैवल करेगी उसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम तो चाहिए। तो जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, मान लो हमने बात की 3:10 और कितने 33 सेकंड की, तो जब ये समय था, मान से हम टी मान लेते हैं, थोड़ा सा इसके पीछे थोड़ा सा इसके आगे चले जाओ, तो दैट इज कॉल्ड डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या, स्मॉल टाइम इंटरवल अराउंड दिस स्मॉल क्या ड्यूरिंग विद दिस स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल। तो हमने कहा ठीक है जी, डेल्टा एक्स, मान लो मैं कहूँ भी मेरा सिंगल डिमेंशन है, एक्स की तरफ जा रही है, ऐसे ले लो, एक्स एक्सिस की तरफ मूव, तो डेल्टा एक्स क्या है हमारा, स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस। कब, जब देयर इज स्मॉल चेंज इन टाइम। ये बात हमारे आ गई एवरेज स्पीड। तो ये जो हमने बताया अभी, क्या बता दिया आपको, एवरेज स्पीड उस बॉडी की बता दी। ये क्या बन गया, हमारा एवरेज स्पीड बन गई है। हमने क्या चाहिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो क्या होगा, उसमें वेरी कर सकती है। मान लो मैं कहूँ 10 और 33 सेकंड है, तो आप ऐसे करो, आप नोट करो टाइम 32 सेकंड, इस तरफ क्या नोट कर लो 34। तो 32 सेकंड से लेके 34 सेकंड तक जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया बस ने, वो कवर कर लिया आपने, उसे मान लिया डेल्टा एक्स, उसे डिवाइड कर दिया डेल्टा टी के साथ, जितना भी आया दैट विल गिव यू दैट एवरेज वेलोसिटी बिटवीन दैट शॉर्ट पीरियड। उस शॉर्ट पीरियड में आपकी वो वेलोसिटी आ गई, उसे आप इंस्टेंटेनियस मान लो। मैं मानने लगा था, मगर मेरा दोस्त नाराज हो गया, कहता नहीं, जब ही 32 पर थी तभी उसने ब्रेक लगानी शुरू कर, सामने को आ गया, वो ब्रेक लगा रहा था, तो उसकी यहाँ पर आते स्पीड चेंज हुई थी। मैं नहीं मानता आपकी बात, है ना। तो उसे सेटिस्फाई करना डिफिकल्ट है, तो उसने कहा भैया और छोटा कर दो थोड़ा सा टाइम। मैंने और अच्छी क्लॉक लेकर आ गया, स्टॉप क्लॉक, जो सेकंड्स के भी फर्दर पार्ट्स कर सकती है। मैंने इस गैप को और छोटा कर दिया। वो कहता अब मैं अभी भी नहीं मानता, तब भी को तो और छोटा, भैया आप तो मान जा, अभी नहीं मानता। तो ऐसे गैप को हम छोटा छोटा कर रहे हैं, तो ये हमारी लाइफ शुरू हो गया, यार ऐसे करते हैं, इसे कहते हैं लिमिट, या कहते हैं लिमिट। फिर डेल्टा टी तो कब मानेगा, जब डेल्टा टी इज़ वेरी वेरी स्मॉल, जब ये जो डिफरेंस ले रहा टाइम का बहुत छोटा आ जाए, बिल्कुल टी के अगल बगल में आ जाए, वेरी क्लोज टू टी होगा जरूर, हो दैट इज़ वेरी स्मॉल टाइम, तब होगा, तब हम जो लिमिट आ गई हमारे, इस कंडीशन में हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो उस दोस्त को खुश करने के लिए हमें इतना झमेला करना पड़ा। अब इसे हम जो लिखते हैं मैथमेटिकली, इसे ऐसे लिखा जाता है dx/dt। इसे कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स या डिफरेंशियल ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये आप पढ़ोगे कैलकुलस में, मैथमेटिक्स में ज़्यादा, फिजिक्स में हम इसको काफ़ी यूज़ करते हैं। तो ये dx क्या है, स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस ड्यूरिंग वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम, ठीक है। तो इस ऐसे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिफाइन करते हैं कि जो गैप हमने लिया, इस टी जो इंटरवल के बात इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, टी इसके आसपास जो रीजन है टाइम का, बहुत छोटा हमने ले लिया, उसके दौरान जितनी डिस्टेंस हमने कवर किया, दोनों की रेशियो फाइंड करो, दैट विल गिव अस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब इसके वैसे मैं एक बात बता रहा हूँ, कुछ बच्चे जब ये इसको पढ़ते हैं, तो जब सॉल्व करते क्वेश्चन तो बड़े अच्छी बातें कर देते वो जल्दी जल्दी क्या करते हैं कई बार, अच्छा ये हमारे स्पीड है dx/dt, सर डी से डी मैंने काट दिया, ये क्या गया x/t आ गया, ठीक है। ये गलती बच्चे करते हैं, मुझे पता आप नहीं करते होगे, दिस इज रॉन्ग, ये गलत बात है। dx और dt एक चीज़ है, बात सुनो, dx यू है, ये ग्रुप है, इसका मीनिंग है वेरी स्मॉल चेंज इन x। इसे हम अलग से x से अलग नहीं मान सकते, d और इसको काट नहीं समझ सकते, यहाँ पर कैंसिलेशन नहीं होगा।
dx एक यूनिट पूरा है अपने आप में, उसका पूरा नाम है स्मॉल वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस, और dt क्या है यहाँ पर, वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। तो इनको ऐसे अलग एक ही मानना फैक्टर, ठीक है, इन दो अलग अलग बातें नहीं मानना। चलो ये बात समझ आ गई। अब जिनको ये समझ आ गया वो जल्दी से कॉपी कर लेंगे, यही बातें हम बता देंगे, हम लगा देंगे वेलोसिटी के ऊपर। जो बातें हमने अभी की स्पीड के लिए, वही सारी बातें वहाँ पर आ जाएगी। इसके लिए आ जाएगी यूनिफॉर्म स्पीड, फिर क्या होगा, सॉरी आपके होगा वेलोसिटी। अब वेरिएबल वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये बात आ गई। फिर इसके बाद क्या आएगा, वही एवरेज वेलोसिटी, और फिर वही बात इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है जी, क्या कहोगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब बॉडी क्या कर रही है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कर रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, उसे हम कहेंगे दैट बॉडी इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहाँ कहते भी एक सेम डायरेक्शन में जा रही है और इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम कहेंगे बॉडी इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड के साथ वो मूव कर रही है। जब जो इंटरवल्स हम ले रहे हैं उनमें वो अलग अलग कर रही है, पहले इंटरवल में कुछ डिस्प्लेसमेंट और थी, दूसरे में कुछ और थी, या डिस्टेंस सेम है, डायरेक्शन चेंज कर रही है, जो जहाँ तो उसकी स्पीड आगे पीछे कर दे चेंज हो, या डायरेक्शन चेंज हो, या दोनों चेंज हो, कोई भी कारण हो जिसके कारण वो उसकी वेलोसिटी क्या करे, चेंज करे। तो तब ये चेंज कर रही है, उसे हम कहेंगे वेरिएबल वेलोसिटी। अब ये वेरिएबल वेलोसिटी आएगी तो क्या हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। तो एवरेज वही फाइंड करते हैं, इनिशियल पोजीशन से चले हम फाइनल तक पहुँचे, कभी बड़ी कभी कम आए, हमने टोटल क्या देखा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई और टोटल टाइम इसने कितना ले लिया। हमें नहीं पता कभी स्पीड ज़्यादा थी कभी कम थी और वेलोसिटी कम थी कभी ज़्यादा थी। हमने क्या किया, हमने इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल तक देखा कि यहाँ से वहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कितनी ली, कितना टाइम लगा, वहीं से हमने उसकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट कर दी। फिर वही बात हमारे फ्रेंड आली, वो कहता नहीं किसी खास इंस्टेंट पर मुझे बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी थी। तो उसके लिए हमने कहा भैया ठीक है, हम उसके अगल बगल कुछ टाइम ले लेंगे डेल्टा टी, उसमें उसने डिस्प्लेसमेंट कर दी डेल्टा एक्स। अब इसको हम वेक्टर से डिफाइन करेंगे, ऐसे ना शो करेंगे वेक्टर क्वांटिटी है कौन, डिस्प्लेसमेंट। फिर डिस्को को हम इस जो इंटरवल है हमने लिया से बहुत कम करते रहना है, तो हम क्या लगाते हैं, लिमिट। इसे क्या कहते हैं, एल टी में लिमिट की, एल टी मीन्स लिमिट। कई बुक्स वाले एल आई एम ही लिखते हैं, कई बार आप पढ़ोगे ऐसा ना लिखकर ऐसा भी लिखा हो सकता है एल आई एम, बाकी बात सेम लिखी होगी। तो बात एक ही है, कुछ बुक्स वाले एल टी लिमिट को ऐसे लिखते हैं, कुछ एल आई एम लिख देते हैं यहाँ पर। तो वो ऐसे कह रहे हैं डेल्टा टी जो गैप है अराउंड दैट इंस्टेंट शुड बी मेड वेरी वेरी स्मॉल, बिल्कुल जीरो के पास ले जाओ। मेरी तो कोशिश जीरो ही कर दो कहेगा, पर हम कर नहीं सकते ना। तो उस लिमिट में जब जाएगा जे तो वो हमें कुछ खास इंस्टेंट पर हमें वेलोसिटी देगा, जिसे हम ऐसे ही लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी। तो बिल्कुल जैसे हमने स्पीड की बात की उसी तरह से ये हमारे पास वेलोसिटी की फॉर्म्स आ सकती हैं। अब आपको पता चल गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी कौन है, एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इसे डेरिवेटिव कहते हैं। हम आ जाता है ऐसे हमारे पास, ठीक है, डिस्कस करेंगे जब चैप्टर्स आएगा हमारा। चलिए ये बातें हो गई हमारे पास। अब इनमें से जब डिस्कस करेंगे तो हमने एक सिंपल केस लेना बच्चों को समझाने के लिए। वो 1D मोशन शुरू कर देते हैं ना, तो 1 डायमेंशनल मोशन में
हमें डायरेक्शन देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज हमारे पास एक ही डायरेक्शन है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को रियली सेम ही मान लेते हैं हम, है ना, वो चलता हमारा वहाँ पर। ठीक है, ये बातें हो रही है हमारे लिए। तो 1D मोशन होने लगी है। सो 1 डायमेंशनल मोशन में अब हम क्या क्या करेंगे। जब 3D मोशन थी हमने कई बार डिस्टेंस को एक्स से ले लिया ना, तो कुछ बुक्स वाले इसे एक्स डिस्टेंस से लेते हैं, कुछ ऐसे मानते हैं। मेरे ख्याल आप जो बुक्स पढ़ के 9th-10th में वहाँ पर आपने एस के साथ यूज़ किया होगा। कई जो इंटरनेशनल बुक्स है वहाँ पर एक्स पे जो थे, क्योंकि एक्स के लिए अलग से हैं, वाई के लिए अलग से हैं, जेड के लिए अलग से हैं। तो कोई माइंड नहीं करना, एक्स भी डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है, एस भी होता है हमारे पास। ठीक है, ये करेंगे। तो अब एक बात हम और साथ में डिस्कस करें, अच्छी बात थी ये टर्म। आप चलो इसमें एक सेकंड आप होल्ड कर लो, एक्सेलरेशन की बात रहेगी। एक्सेलरेशन क्या चीज़ है, उसी तरह एक्सेलरेशन आ गई मेरे पास। एक्सेलरेशन क्या है, कभी स्पीड, कभी वेलोसिटी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है। तो वेलोसिटी को कौन चेंज कर रहा है, तो जो वेलोसिटी के चेंज होने का बिहेवियर है, इसे जो करने का जहाँ पढ़ने का तरीका हमारा, उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो ये क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, ये होती है हमारी एक्सेलरेशन। ठीक है जी। तो क्या देखा है लास्ट, यहाँ पर क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, इसको डिवाइड कर दो किसके साथ, टाइम टेकन। इतने टाइम में इतनी उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, जो आंसर आएगा उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। वो एक्सेलरेशन है उस बॉडी की। अब वेलोसिटी क्या हमारे पास है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी, दैट इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसकी यूनिट क्या होगी, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड किया ना, तो वो मीटर पर सेकंड थी। एक और आ गया हमारे पास, तो ms-2 बोर्ड में नहीं दिखता होगा आपका, मैं भी कैमरे में ms-2 स्मॉल एस मैंने ऐसे लिख दिया अभी। तो ms-2 क्या आ गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट्स है। ये भी क्या हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या शो करती है, चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरिंग द गिवन टाइम। अब इसकी भी सेम फॉर्म हमारे पास आ जाती है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्या कहोगे आप, अगर बॉडी की स्पीड बराबर चेंज हो हर इंटरवल में, और टाइम के मैंने इंटरवल्स बना रखे हैं यहाँ पर, पहला सेकंड, दूसरा, थर्ड, है ना, फर्स्ट सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, हर सेकंड में बराबर सी जो चेंज आ रहा है, जहाँ तो बढ़ रही है जहाँ कम हो रही है, बराबर बढ़ रही है, तो हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर ऐसे नहीं, यूं से बढ़ी कभी कम होगी, उसे हम कहेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन। बिल्कुल वैसे डिफाइन करेंगे ना। सो व्हेन द चेंज इन वेलोसिटी इज अनइक्वल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल एक्सेलरेशन। ठीक है, दूसरी क्या हम कह सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म भी वर्ड यूज करते हैं। तो यहां से वही वर्ड आएगा, एवरेज एक्सेलरेशन। आपने क्या करना, कितना चेंज आया, टोटल चेंज पूरा टाइम नोट कर लो, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, इसको जितना टोटल टाइम लगा उससे डिवाइड कर दो। तो टोटल चेंज को टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, ये हमें एवरेज एक्सेलरेशन देगा। और यहीं से हमें क्या मिल सकता है, वही बात, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। किसी खास समय पर एक्सेलरेशन कितनी है, तो वहाँ पर क्या होगा, दैट स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरिंग दैट स्मॉल चेंज इन टाइम। तो वही लिमिट हम लेते हैं ऐसे, डेल्टा टी अप्रोचेस 0। अब ये बातें आप भूल जाओगे, आप इससे रखना शुरू कर दोगे याद, dv/dt, ऐसे याद रखना शुरू करोगे। ठीक है, तो बिल्कुल ये हमारी एवरेज के आगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ चुकी है। अब जो आपने बातें करनी थी, जो पढ़ के आया, अब वो आप पढ़ के आए हो
वन डायमेंशनल मोशन में आपने पढ़ी थी इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब जो बात हमने शुरू की थी 1D में, क्या 1D में हमें जो वेक्टर्स डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है, बिकॉज देयर इज़ ओनली वन डायरेक्शन। तो डायरेक्शन दूसरी का तो ख्याल ही नहीं वहाँ पर आता हमें, है ना। तो एक तो वन डायमेंशनल मोशन की बात मैं करने वाला हूँ, तो क्या हम रिवीजन कर रहे हैं। साथ में क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी। यूनिफॉर्मली मीन्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन चेंज उसकी जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है हमारे लिए, 0 हो तो भी चलेगा, दैट इज यूनिफॉर्म। अगर 5 या 10 कुछ भी वैल्यू हो तो फिक्स वैल्यू हो, उसकी वैल्यू एक्सेलरेशन की चेंज ना हो, तब उस समय हम कुछ इक्वेशंस बनाते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन। वो कौन सी है, दोस आर बीइंग डिस्कस्ड, उनके बारे में आप देख लो। तो डिस्टेंस कई बार हम एक्स लेते हैं, कई बुक्स वाले कई एस लेते हैं। तो मान लो जो पढ़ा मेरी पता आपने एस पढ़ा है, तो मान लो मैं क्या कर रहा हूँ अभी इनके बारे में, इसको माइंड में रखते हो मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन बना रहा हूँ। ये बॉडी थी यहाँ पर, यहाँ से मूव करके यहाँ पर चली गई, ठीक है जी, क्योंकि अब हमारे पास डिमेंशन ही एक है, इसके इधर उधर जाने की तो बात ही नहीं है, ठीक है। तो बॉडी ये चली यहाँ से चली गई वहाँ पर, इसे हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट, ये हमारा हो गया फाइनल पॉइंट, ठीक है जी। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसे मान लेते हैं एस। एस क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस है जो बॉडी ट्रैवल किया। तो मान लो यहाँ पर बॉडी क्या थी, यू स्पीड के साथ आ रही थी कहीं से, जहाँ से जा रही थी पुरानी, हमने जहाँ से नोट किया भाई ए से गुजरी है और कहाँ पहुँची है, बी को क्रॉस कर गया, आगे कहाँ गई मुझे पता। हमने ए पर उसको स्टडी किया और बी पर देखा। ए पर इसकी वेलोसिटी यू थी, यहाँ पर होगी इसकी वी, तो यू को हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और वी को हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी। और ये ए हमारा पास, यहाँ पर ए एक्सेलरेशन लग रही है इस तरफ कहीं, ए क्या हमारी एक्सेलरेशन है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है हमारी। तो टी क्या है, टाइम टेकन, ए से बी तक पहुंचने का टाइम लगा टी। तो बातें क्लियर होगी, बॉडी मूव कर रही थी कहीं सिंगल डायमेंशन में जा रही थी, उस पर एक्सेलरेशन लग रही ए, हमने किसी एक पॉइंट ए पर जब पास करी देखा यहाँ से क्रॉस कर रही है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, यू हमने नोट कर ली। पास करते करते जब दूसरे पॉइंट पर आई वी पर, वहाँ देखा इसकी वेलोसिटी चेंज कर दी, किसने की थी, एक्सेलरेशन ने, एक्सेलरेशन लग रही है उस पर, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, उसकी वेलोसिटी हमने फाइंड कर ली वी, वो आ गई वी हमारे पास। अब इसमें टाइम लगा, ए से बी तक पहुँचने का टाइम है, उसे हमने टी मान लिया, ए और बी में डिस्टेंस उसे एस मान लिया, और के साथ में आएगा हमारे पास u इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान ली और v इसकी फाइनल वेलोसिटी मान ली, ठीक है। ये बातें आपने सारी मान ली। अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ये भी बात है ना, भी ख्याल रखना। पॉजिटिव का मीनिंग क्या है, एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी धीरे धीरे, जैसे बस स्टॉप से बस चलती है, स्लो थी, धीरे धीरे स्पीड पकड़ रही है ना, उसकी एक्सेलरेशन हो रही है। अब दूसरे स्टॉप पर गई है तो रुक रही है, वहाँ पर धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो रही है, वहाँ एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम कैसे कहेंगे, ये भी आप नोट कर रखना वर्ड कई बार, इसे हम रिटार्डेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिटार्डेशन या डिसेलरेशन। तो नोट्स में लिख रखा होगा आपके लिए। तो रिटार्डेशन कह लो आप चाहे, और या डी एक्सेलरेशन। डिसेलरेशन मीन्स जब नेगेटिव एक्सेलरेशन है, जब स्पीड कम हो रही है, जब वेलोसिटी कम हो रही है, तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाती है। तो स्पीड बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, पर जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर बढ़ा रही तो बढ़ाती रहेगी, अगर नेगेटिव है तो कम करती रहेगी, कोई बात नहीं। तो ये आपने सारे पॉइंट नोट कर लिए। इनको फिर जब उन्होंने स्टडी किया तो इनमें से कुछ रिलेशंस आए हमारे पास, जिन्हें हम कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन का हमने नाम दे दिया।
जो तीन जो मोस्ट कॉमनली है ना जो इक्वेशंस हैं हमारे पास, वो है हमारे पास, वो कौन सी हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन। यही तो ये पढ़ी आपने, याद आ जाएगा आपको। v इजिकल यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी इजिकल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी। डिफरेंट बुक्स इन लिखने के तरीके अलग अलग से हो सकते हैं इनके, है ना। कहीं यहाँ पर से v लेती है, ऐसे v नोट लिख देते हैं, ऐसे कर देते हैं ना। कई बंदे t1 माइनस t2 लिखते हैं, जैसे भी आप कर लो। t टाइम इंटरवल है जिसमें क्या ये हमारे पास आ चुका है v u प्लस ए टी इक्वेशन ये है। एक और आती है डिस्टेंस ट्रैवल करने की, डिस्टेंस ट्रैवल यू टी इनिशियल वेलोसिटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक रिलेशन ये है। और एक कौन सा है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस, एक रिलेशन हमारे पास ये है। वी स्क्वायर माइनस टू यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस। ये इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे पास हैं, इनको हमने पढ़ रखा है, ये यूज़ हो सकती हैं कई बार, नहीं आपने माइंड में रख लो, ठीक है। ये भी आपको चाहिए जानना। तो ये सारी बातें उन्होंने सिलेबस में नहीं बताई, इसलिए नहीं बताई, मे बी आपका वो सिलेबस कम रखना चाहते थे, ठीक है। तो यहाँ ये मानते हैं कि आपने ये पढ़ रखी हैं, बट मुझे पता है कि बच्चों ने पढ़ रखी होगी तो वो भूल जाते हैं ना, तो इसलिए हमें इसे रिवाइज करना चाहिए। अब जल्दी से दो बातें और कर लो। मोमेंटम भी आपने पढ़ रखा है। तो मोमेंटम क्या हमारे पास? इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अभी मैं जल्दी से बता रहा हूँ आपके लिए, ये भी हम डिस्कस करेंगे चैप्टर में जब आएंगे अच्छे से। तो मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम कहते हैं मोमेंटम, ठीक है जी। इट इज द मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी, डिस्कस करेंगे। इसे पी से डिफाइन करते हैं, ऐसे एम भी लिखा जाता है उसको। अब जो बात नहीं है, उन्होंने न्यूटन लॉस आपके सिलेबस में नहीं डाले। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ये आपके मिसिंग नहीं, उन्होंने छोड़ दिए ना। ये जानकर कि बच्चों को पता है, जबकि इनका नॉलेज यहाँ पर यूज़ होगा आपके चैप्टर्स में, इसलिए ये भी डिस्कस करना हम यही कर लेते हैं, वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये भी इंट्रोडक्शन में डाल देते हैं, ये सिलेबस का ऐसा पार्ट नहीं है, बट उसके पीछे जो समझ के लिए वो लाई कर रहे हैं वहाँ पर। तो पढ़ रखे आपने न्यूटन्स के लॉस, करो याद। फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ इनर्शिया, ये क्या कहता? व्हेन ए बॉडी इज एट रेस्ट, जब तो बॉडी रेस्ट पर है। तो यहाँ पर चेयर पड़ी थी, दादाजी ने रखी, फिर किसी ने कहा भी इसको छोड़ना नहीं, अब छूना नहीं, किसी ने छुआ नहीं। 10 साल बीत गए, वहीं पर चेयर पड़ी है, वहाँ से जा नहीं रही, मूव नहीं कर रही। तो दैट बॉडी इज एट रेस्ट, इट विल रिमेन एट रेस्ट। कब तक? जब तक कोई बाहर से फोर्स लगाकर उससे उसकी पोजीशन चेंज ना करे। तो बॉडी की रेस्ट से पोजीशन, रेस्ट की जो कंडीशन है उसे चेंज करना हो तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगेगी, तभी उसकी जो वो स्टेट चेंज होगी। ये तो बात ठीक होगी। दूसरी बात हम कह दें, जो बच्चे नहीं मानते, ए बॉडी इज मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन। किसी स्ट्रेट लाइन में बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तो वो मूव करती रहेगी। कब तक? जब तक बाहर से कोई फोर्स ना लगे। तो अब ये बात पता नहीं है ना, तो पुराने साइंटिस्ट जो कॉपी करने वगैरह थे उन्होंने कहा भी नहीं, ऐसा नहीं होता, वो तो रुक जाती है ना, उसे ऐसे डिफाइन किया। तो जब बॉल चलती है, लोग कहते हैं, तब क्यों रुक जाती है? तब हम पढ़ेंगे अलग से फोर्सेस, जो फ्रिक्शन की फोर्सेस हैं वो लगती हैं, वो उसकी फोर्स को, जो मोशन को रोकती हैं, तब रुकती है। अगर स्पेस में आप किसी बॉडी को किसी खास स्पीड में किसी डायरेक्शन में फेंक दो, तो दैट बॉडी विल कीप ऑन मूविंग जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगे। तो क्या हमने देखा? तो फर्स्ट लॉ में बताता है जो स्टेट ऑफ मोशन है उसे कौन कंट्रोल कर सकता है? फोर्स एक्सटर्नल एजेंसी है, जो बाहर से लगे फोर्स, अंदर वाली अपनी फोर्सेस नहीं, जो बाहर से फोर्स लग रही है बॉडी के, वो उस बॉडी की मोशन को चेंज करेंगी। रेस्ट से मूव कर सकती है, मूव करा रही है, उसे फास्ट कर सकती है, उसे स्लो कर सकती है। उसकी बॉडी की मोशन को चेंज करने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड है। ये हमें कौन बता रहा है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब एक सेकंड लॉ है,
कोई बात नहीं, इसके बाद एक है थर्ड लॉ, ये बच्चों को बड़ा याद रहता है ना, लॉ ऑफ रिएक्शन है ना, एक्शन डायरेक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन के लिए एक उसके बिल्कुल इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे मैं बोर्ड को पुश कर रहा हूँ ना, द बोर्ड इज आल्सो पुशिंग मी, सो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल रिएक्शन। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, कैसे खड़ा हूँ, मेरा वेट नीचे एक्ट कर रहा है, मान लो मैं किसी टेबल पर खड़ा हूँ तो वेट नीचे एक्ट कर रहा है, बट मैं नीचे मूव नहीं कर रहा बिकॉज ये टेबल मुझे रिएक्शन दे रहा है, तो ये मेरे वेट को बैलेंस कर रहा है। तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो नहीं तो दीवार को हम ऐसे मारेंगे तो आपके हाथ को भी चोट लगेगी ना, आपने उसको मारा, उसने भी आपको रिएक्ट बैक किया, तो जो उसने फोर्स लगाई उसके कारण आपको वो फील हुआ। ठीक है जी। सो ये थर्ड लॉ एक्शन एंड रिएक्शन का है। सेकंड लॉ मैथमेटिकल लॉ है हमारे पास, ये हमें कहता है कि जो फोर्स है दैट एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तब मैंने इसलिए मोमेंटम यहां पर लिखा, ये फोर्स है ये किस पर डिपेंड करती है, ऐसे प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ चेंज मोमेंटम। तो यहाँ से वो सारा चल के रिलेशन ऐसे पहुंच जाता, एफ इज डी पी अपॉन डी टी। अब आपको पता है ना डी पी अपॉन डी टी क्या है, स्मॉल चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, इसका डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से रिलेशन हमारे पास जो, ये तो आपने नहीं पढ़ा, ये हम पढ़ाएंगे आपको। यहाँ से आपने चल के आता है एफ इज एम ए, ये पढ़ रखा आपने। फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से इट मीन्स एक्सेलरेशन क्या निकल के आती है, फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी होगी, एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। सो एक्सेलरेशन कहाँ से आएगी, किसी न किसी फोर्स से आएगी, बिना फोर्स के एक्सेलरेशन नहीं आ सकती। तो ये न्यूटन का लॉ है। 3 लॉ हमारे हैं, ये काम आते हैं हमारे लिए। तो 3 आपने ये भी याद रखनी है, ये बातें भी आपने ख्याल रखनी है। तो अब आपको क्लियर हो गया, तो हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले यही बात, ये तो 1 डायमेंशन की बात थी, जब बॉडी 2 डायमेंशन में मूव करेगी, जब 3 में डायमेंशन में मूव करेगी, तब हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ऐसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो तब हम उनकी वेक्टर नेचर को डील करना पड़ेगा। तो उनकी वेक्टर नेचर कैसी है, वेक्टर्स के साथ हम कैसे ट्रीट करते हैं। तो वेक्टर्स की पूरी डिटेल स्टडी आपके लिए यहाँ दी गई है। वेक्टर्स किन्हें कहते हैं, किन किन तरह के वेक्टर्स होते हैं, और वेक्टर एडिशन के कौन से रूल्स हैं वो पढ़ेंगे, वेक्टर का मल्टीप्लाई करने के कौन से रूल्स हैं वो पढ़ेंगे। सो फिर मैं बता रहा हूँ, ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन चैप्टर था, ये समझने के लिए ज़रूरी है, इसका बेस यूज़ होगा। अदरवाइज ऐसा आपको इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके नोट्स मैं आपके लेक्चर में डाल दूँगा। ठीक है क्लास, थैंक यू सो मच।